नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करने में जुटी हैं। वहीं स्टार प्रचारकों के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के रण में पहुंचे हैं। सीएम लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने हरियाणा में कलानौर और रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने एक और जहां बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में, जैसा अभी संजीव जी ने बताया, पूर्व वक्ताओं ने बताया, यहां कलानौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेनू डावला जी के लिए आप सबका समर्थन एवं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। अभी बालियान जी बोल रहे थे, वो लंबे समय से हरियाणा में उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहां हुई है, हरियाणा के एक एक गांव को जानते हैं, यहां से उनका गहरा नाता रिश्ता है और उन्होंने 2004 से 2014 की स्थिति भी आपके सामने रखी और 2014 से लेकर 2024 तक किस प्रकार हरियाणा में काम हुआ है, यह भी उन्होंने रखा। 10 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को मैं आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से, 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार के द्वारा भी अनेक कार्य किए गए हैं, जिनका लेखा जोखा रखने के लिए। और वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इस सत्र में यह शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली है। सबसे पहले तो मैं हरिद्वार जिले के जितने भी हमारे पूरी जनता है यहाँ की, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और 100 सीटें हमको कल ही जो है भारत सरकार की तरफ से मिल गई हैं 3 तारीख अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर तक हम काउंसलिंग करेंगे और 100 बच्चों के यहाँ एडमिशन इसी सत्र से शुरू हो जाएगी। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, एनएमसी के चेयरमैन का भी और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
और वहीं देहरादून में दिसंबर 2024 में होने वाले उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा स्कोप है और भारत सरकार की मेक इन इंडिया भी इसका समर्थन करती है। छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी है, क्योंकि आज आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि आप तमाम इनोवेटर्स को जो सेलेक्ट जितने लोग आएंगे उनको सेलेक्ट करके उनमें 5-5, 6-6 लोगों को डिफरेंट फील्ड के अवार्ड भी करने का काम करेंगे, तो ये प्रेरणा ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में आज बच्चों के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक टाइम बाउंड प्रमोशन करना हो या मार्केट का प्लेटफॉर्म देना हो या उनको लैब का अगर ज़रूरत है तो वो भी हम उनको दिलवाते हैं। उसके लिए हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 12 इनोवेटर्स अपना काम कर रहे हैं जिनकी टर्नओवर अच्छी खासी है। तो इसका करने का एक मतलब ये भी है कि हमारे प्रदेश से कम 50-60 यंग माइंड्स, ब्राइट माइंड हमको मिल जाएंगे जिनको हम आगे ले जाएंगे और वो 60 लोग हो सकता है 600 लोगों को आगे रोजगार देंगे। ये सीधा इसका लक्ष्य है हमारा। और रुड़की में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इस पर जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि जो भी अस्पताल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको लगातार सील करने का काम किया जा रहा है और अब तक 5 गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स पर यह एक्शन लिया जा चुका है। हादसा होना एक अलग चीज़ है, वो नेग्लिजेंस है या किस वजह से हो रहा है, उसको एक तो जांच का विषय होता है। लेकिन जो भी अस्पताल इस समय आपके पास मौजूद रहेंगे जिनका प्रॉपर पेपर हमारे पास होगा उन्हीं का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होगा, अदरवाइज किसी का और का नहीं होगा। जैसे सूचना मिलती है दुकानों में चल रहा है, दुकानों में चूंकि अगर कोई बोर्ड नहीं है और जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं आती है, हम लोग सिर्फ जो क्लिनिक हमारे पास अप्लाई होती है या जिनका बोर्ड लगा होता है उन्हीं की जाँच करते हैं। और यदि कहीं सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई इस तरह की कार्रवाई चली है तो वहाँ भी टीम हमारी जाती है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए ना तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5,000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के डबरा में कुछ दिन पहले ज्वेलरी लूट का मास्टरमाइंड सद्दाम को झांसी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि डबरा लूटकांड में सद्दाम कई दिनों से फरार भी चल रहा था। पुलिस ने सद्दाम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पुलिस डिकोरी के पास चेकिंग कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू किया। पुलिस को देखकर हिस्ट्री शीटर सद्दाम ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में ये की है और सद्दाम के पैर में गोली लगी जब पुलिस की तरफ से यह काउंटर किया गया। इसके बाद पुलिस ने घायल सद्दाम को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट भी किया था, जहां पर उसका फिलहाल उपचार चल रहा है। साथ ही अभी लूट की घटना में शामिल बाकी साथियों की तलाश पुलिस की लगातार जारी है। पिछले दिनों थाना रक्सा में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक बदमाश लगातार वांटेड चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सद्दाम पुत्र सलीम ये झांसी जाने वाला है दतिया से पुनावली होकर के। इस सूचना पे विश्वास करके थाना रक्सा की पुलिस और स्वाट टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे डिकोली पे। इस दौरान वो बदमाश सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, इसका पीछा किया गया तो इसने भागते हुए पुलिस के ऊपर फायर किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा जो फायर किया गया वो इस बदमाश के दाहिने पैर में लगा है। आरोपी के द्वारा जब हमने पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम सद्दाम बताया। सद्दाम पुत्र सलीम, 28 वर्ष की इसकी उम्र है, दतिया का रहने वाला है।
और पिछले जो मुकदमे में बाजना में जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उस मुकदमे में ये वांछित चल रहा था लगातार। इनके अभी तक की जो जानकारी है उसमें आपराधिक इतिहास में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिला के लगभग 14 मुकदमे की हमें जानकारी हुई है, जिसमें हत्या, लूट, चोरी, 307 जैसे संगीन अपराध भी इसके ऊपर है। आरोपी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस पूरी घटना में पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो इसके द्वारा बताया गया कि चोरी की मोटरसाइकिल है, और आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद के चढ़ावे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जनता टीवी से बात करते हुए मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री धरानंदचार्य ने जिलाधिकारी से मिठाई में मिलावट करने वालों की जांच करने की मांग भी की है। साथ ही भक्तों से आग्रह भी किया है कि मंदिर में वो सिर्फ मेवा फल प्रसाद स्वरूप ही चढ़ाएं और बाहरी दुकानों से खरीदे हुए प्रसाद मिठाई को वो यहां पर बिल्कुल न चढ़ाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला प्रकाश में आया और पूरे देश में जहां हाहाकार है और कई जगह प्रतिबंध भी है प्रसाद पर बाहर के, तो अब प्रयागराज में भी मनकामेश्वर मंदिर में इस पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री धरानंदचार्य जी महाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आपने जो रोक लगा दी है, क्या वजह है? क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु गरीब हैं, वो यहाँ पर प्रसाद किस तरह से चढ़ा पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे, क्या हो? देखिए, जहाँ तक तिरुपति बालाजी में आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ जो चर्बी पाई गई है और उसमें मिलावट मिली है, उसके कारण यहाँ भी प्रयागराज में, चूँकि ये बहुत सिद्ध स्थान है और यहाँ भी आए दिन प्रसाद चढ़ता है। हमारे मंदिर के बाहर भी जो दुकानें लगी हैं उसमें भी वो लड्डू देते हैं और बड़े सस्ते दामों पे मिल रहा है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब में भी मिलावट है और हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इन सब की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा दूषित प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे और उसको श्रद्धालु खाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जन भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। उन सब को देखते हुए ये रोक लगाई गई है कि उन सब की जांच होनी चाहिए। ये बताइए महाराज जी, जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्या अब मंदिर प्रशासन प्रसाद मुहैया कराएगा उचित दामों पर, जिससे कि शुद्धता भी बनी रहे और भगवान में जो मिलावट का प्रसाद भी न चढ़े? ऐसा है कि फल चढ़ाया जाए, जब तक फल में तो कोई मिलावट होती नहीं है, फल शुद्ध भी माना गया है और ये सब तो बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा खपत है कि इतना ज़्यादा शुद्ध कहाँ से घी मिलेगा, कहाँ से तेल मिलेगा? मिलावट तो होनी ही होनी है। एक अगर दुकान पे देखा जाए तो ऐसी कोई भी दुकान नहीं होगी कि जिसमें मिलावट ना हो रही हो। सभी जगह मिलावट हो रहा है क्योंकि सबको अपनी अपनी सप्लाई देनी है। तो उससे अच्छा है कि मंदिरों में फल चढ़ाना शुरू कर दें, ड्राई फ्रूट चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं। इससे क्या है ना, कहीं कहीं शुद्धता भी बनी रहेगी। बहुत लोग व्रत भी रहते हैं और व्रत में देखिए ये सब रोक है, और अगर चर्बी मिले प्रसाद को खा लिया जाएगा तो उस व्रत का क्या महत्व रहेगा? जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, वो दिन भर व्रत रहते हैं। पूजन करने के बाद प्रसाद से ही अपना जो है व्रत खोलते हैं, तो उस व्रत का मतलब खत्म हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हम जो अच्छा पुण्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से पाप हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर रोक रहनी चाहिए और जहां तक बिल्कुल एकदम पता ना हो कि ये शुद्ध है प्रसाद, तब तक उसका भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हम मनकामेश्वर मंदिर के महंत जी थे, उनसे बात करी है और आपको बता दें ये वही मनकामेश्वर मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव का अभिषेक किया था और साथ ही इसका एक अलग ही महत्व मंदिर का। मगर अब यहाँ प्रसाद पर रोक लगा दी गई और साथ ही ये भी कहा है कि जो गरीब लोग हैं वो चाहे तो फल भी चढ़ा सकते हैं और लोग ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकते हैं, जैसी उनकी हैसियत हो उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं, मगर शुद्धता बनी रहनी चाहिए जिससे कि उनके जो मन की भावना है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। फिलहाल अब मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद पर रोक लगा दी गई है बाहर के, अब देख, और साथ ही जिलाधिकारी से भी इसकी जांच कराने की भी मांग की गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
और गोरखपुर एम्स में तीसरे डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर अजय सिंह के पास गोरखपुर एम्स के अलावा भोपाल एम्स का भी चार्ज उनके पास है। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 महीने के अतिरिक्त चार्ज पर गोरखपुर एम्स का डायरेक्टर उनको बना दिया है। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की है, वो बातचीत एक बार देख लेते हैं। एम्स जब से अस्तित्व में आया है तभी से कुछ न कुछ विवाद रहा है, वो भी इंटरनल विवाद रहा है। अब गोरखपुर एम्स को तीसरे डायरेक्टर मिल चुके अजय सिंह, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज्वाइनिंग जो हुई है वो भोपाल में भी वो एम्स के डायरेक्टर हैं और गोरखपुर में भी हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर ये है कि दोनों जगह आप जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों के सहयोग से और सबकी मदद से इस जिम्मेदारी को जो मिली है वो एक चैलेंज है, मेरे लिए चुनौती है। उसको मैं पूरा करूँगा, कोशिश करूँगा कि दोनों के साथ मैं न्याय कर सकूं और एम्स में जो भी इमेज जो एम्स गोरखपुर की थोड़ी कम हुई है उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलके एक टीम के तरीके से दोबारा से काम करें, जिससे कि वो दोबारा से अपनी खोई हुई साख को प्राप्त कर सके। सर, जैसे कि पूर्वांचल से तमाम मरीज जो है यहाँ पे आते हैं, एम्स जो है एक अपने आप में अलग एक उसका नाम होता है, तो लोग आते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती है, काउंटर भी कम है, उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं अलग से करेंगे आप? जी बिल्कुल, आज ही डिसीजन लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं। 16 से ऊपर हम लोगों के काउंटर हो जाएंगे और हर काउंटर के साथ साथ हम लोग जो पैसा जमा कराने का जो काउंटर है उसकी संख्या भी हम बढ़ाएंगे। उसी के साथ जो मरीज़ एक बार दिखा चुके हैं दोबारा दिखाने आते हैं, उनको मेन काउंटर पे जाने के बजाय सीधे उस विभाग में चले जाएं, वहाँ पे हों। और ऑनलाइन की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन वो अच्छे से नहीं है, तो उसको और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे जिससे भीड़ कम लगे। बहुत से सर ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास मान लीजिए इमरजेंसी है, पैसा नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है या दिक्कत है, तो उनका इलाज कैसे होगा? देखिए, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जिनके पास कोई बीपीएल कार्ड है, उनको तो ऑलरेडी हम लोग उसी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं या किसी वजह से वो कार्ड वगैरह नहीं लाए हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में हम लोग जो भी मरीज़ जिसमें जीवन से संबंधित बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उसके लिए हम लोग 24 घंटे तक का इलाज, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो या कुछ भी हो, उसको हम फ्री देंगे। और इस उम्मीद में कि 24 घंटे के बाद जो है वो लोग अपना जो भी परिपत्र है वो उसको ठीक से तैयार कर लेंगे। क्या कुछ सर आपकी कुछ प्राथमिकताएं हैं? आप आए हैं, दोनों जगह आपको संभालना है, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो जनता में जो खोई हुई विश्वास है वो वापस आ सके? कुछ नया करेंगे? नया तो क्या करेंगे, लेकिन यह है कि जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे जो थोड़े सा धीमी रफ्तार है उनको एक समन्वय बनाएंगे, सबके साथ बैठेंगे, हर वर्ग के साथ बात करेंगे और सब लोग मिलके एक बार फिर कमिटमेंट के साथ मरीजों की सेवा करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। ये थे डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आएंगे और जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी। कहीं ना कहीं जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो भी अब ख़त्म होने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।